आप सभी प्यारे बच्चों का पुनः स्वागत है। एडीओ स्पेशल क्लास के अंतर्गत पंचायती राज की कक्षा में पिछली कक्षा में हम लोगों ने आरक्षण की प्रक्रिया को पढ़ा था डिटेल से। उसी श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम पंचायतों में आरक्षण का रोटेशन किस तरीके से होता है, इसके बारे में अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा पंचायतों में आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक तिथि फिक्स की जाती है। इस संबंधित पंचायत के क्षेत्र में लॉटरी के माध्यम से उस वार्ड का आवंटन अनुसूचित जाति जनजाति के माध्यम से किया जाएगा। एक तिथि फिक्स की जाएगी। अधिनियम के अनुसार कलेक्टर इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी एक तिथि को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने जो डेट घोषित किया, उस डेट के पहले कलेक्टर साहब समाचार पत्रों के माध्यम से सभी राजनीतिक दल के लोगों, जनप्रतिनिधि और जनता को अधिक से अधिक उपस्थित होने के लिए आग्रह करेंगे। जो कलेक्ट्रेट सभागार होगा, उस कलेक्ट्रेट सभागार में एक निश्चित समय सीमा दी जाएगी। उस समय सीमा पे सारे लोग उपस्थित होंगे पंचायत के आरक्षण की व्यवस्था को पूरा करने के लिए, ताकि सभी की उपस्थिति में इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। जैसे हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि किसी पंचायत पे आरक्षण कैसे दिया जाएगा, तो मैं मान के चलता हूं कि जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, कलेक्टर साहब 2 बॉक्स रखेंगे। किसी एक पंचायत को हम उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं। कोई एक पंचायत है, उस पंचायत में 20 वार्ड हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 ऐसा करके 20 चीट लिखे जाएंगे। और इसी तरीके से उसमें जो आरक्षण का प्रोसीजर होगा कि उस वार्ड के लिए कितने एसटी और कितने एससी की सीटें, अब चूंकि सारी चीजें तो रिजर्व है, किस स्थान पर एसटी को और किस स्थान पर एससी को कितना सीट रिजर्व है, तो पहले से क्लियर रहता है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर चीट रखा जाएगा, उसी के आधार पर यहाँ पे चीट रखा जाएगा। जरूरी नहीं कि कलेक्टर साहब खुद उपस्थित हों, एसडीएम, सहायक कलेक्टर या किसी दूसरे व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, ठीक है। लेकिन सारा जो नियंत्रण होगा, मैनेजमेंट होगा, वो कलेक्टर के अंतर्गत होगा। परीक्षा में जब क्वेश्चन आएगा तो कलेक्टर यहाँ आंसर ग्रुप में आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि कलेक्टर साहब स्वयं उपस्थित हैं और यहाँ से एक चीट निकाला जाता है, और ये चीट निकलता है वार्ड नंबर 19, और यहाँ से एक चीट निकलता है, यहाँ निकलता है एसटी सीट। तो इसका मतलब है कि वार्ड नंबर जो 19 होगा वो एसटी सीट के लिए क्या होगा, रिजर्व हो जाएगा। वार्ड नंबर यहाँ से एक चीट निकाला, वार्ड नंबर 15 लिखा है, यहाँ से एक चीट निकाला, यहाँ पर निकला ओबीसी, तो वार्ड नंबर जो 15 है वो ओबीसी के लिए क्या हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा। तो इस प्रकार की प्रक्रिया के तहत जो है, जो भी पंचायत क्षेत्र होंगे, ठीक है, जनरली व्यवहारिक तौर पर ये देखा जाता है कि एक दिन जनपद और ग्राम पंचायत के लिए एक तिथि को सामान्य तौर पर रखा जाता है, और एक दिन जिला पंचायत के लिए आरक्षण रखा जाता है, ठीक है। आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आगे हम समझेंगे धारा 14, मत देने के लिए और अभ्यर्थी होने की अर्हता। यानी कोई भी एक व्यक्ति अगर पंचायत के चुनाव में जब खड़ा होगा तो उसके लिए मिनिमम क्या क्या क्वालिफिकेशन है, इसके बारे में इस धारा 14 में अपने को बताया है। इस धारा 14 को डिटेल से हम समझें तो पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि एक व्यक्ति पंचायत में अधिकतम कितने चुनाव पर खड़ा हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। पंच के लिए, सरपंच के लिए, जनपद सदस्य यानी बीडीसी के लिए, और जिला पंचायत सदस्य यानी डीडीसी के लिए एक व्यक्ति 4 पदों पर चुनाव पे खड़ा हो सकता है। मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर कि कोई एक विकास गुप्ता नाम का एक व्यक्ति है जो नेत नागर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है और वो चुनाव लड़ना चाहता है। तो ऐसी अवस्था में नेत नागर ग्राम पंचायत पुसौर जनपद के अंतर्गत आएगा, और पुसौर जनपद जो है रायगढ़ जिला पंचायत के अंतर्गत आएगा। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ, विकास गुप्ता नेत नागर ग्राम पंचायत के अंतर्गत पंच के लिए चुनाव लड़ सकता है, सरपंच के लिए चुनाव लड़ सकता है, और नेत नागर जनपद के अंतर्गत आता है तो जनपद सदस्य के रूप में भी वो चुनाव लड़ सकता है, और रायगढ़ जिला पंचायत के लिए भी क्या कर सकता है, वो चुनाव लड़ सकता है। मतलब एक व्यक्ति इन चारों में से चारों चुनाव एक साथ, चारों चुनाव का नामांकन फॉर्म भर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। लेकिन जब चुनाव में खड़े होने की बात आती है तो याद रखिएगा कि एक व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि नेतनागर ग्राम पंचायत में टोटल 13 वार्ड है, तो उस 13 वार्ड में से किसी एक वार्ड पे ही
वो चुनाव के रूप में खड़े हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जिस वार्ड का वो निवासी है या जिस वार्ड के मतदाता सूची में उसका नाम रजिस्टर्ड है उसी से खड़ा होगा। जिस ग्राम पंचायत में वो आ रहा है उस ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। 13 में से अगर वो वार्ड नंबर 5 का अगर निवासी है तो जरूरी नहीं कि 5 में ही खड़ा हो, वो 13 में 13 में 12 में 11 में कहीं भी खड़ा हो सकता है, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं। हाँ, लेकिन जब वोट देने की बात आएगी, एक प्रत्याशी के तौर पर वोट देने की बात आएगी, तो जिस वार्ड में उसका नाम रजिस्टर्ड है उसी वार्ड से वो उसी वार्ड के पंच के लिए क्या कर सकता है, वो चुनाव अपना वोट दे सकता है। तो वोट देने की स्थिति अपने वार्ड पे होगा, लेकिन 13 में से उस किसी भी वार्ड में खड़े हो सकता है। और सरपंच तो पूरे ग्राम पंचायत का एक होगा, उसके लिए खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो धारा 14 इसी बात की क्या करता है, व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद ध्यान रखिएगा धारा 15, धारा 14 और धारा 15 को मैंने आपको डिटेल से जो बताया है लगभग उसका सेंस यही है। धारा 14 मतदाता सूची में नाम है, खड़ा होने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि वो यही बोल रहा है कि उसका मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए उस ग्राम पंचायत में, तभी वो उस ग्राम पंचायत से क्या कर सकता है, वो चुनाव लड़ सकता है। इसके बारे में बताया गया है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि एक से अधिक वार्डों से चुनाव, ध्यान रखिएगा, खड़े होने के लिए पात्र नहीं होगा, एक ही वार्ड से वो चुनाव लड़ सकता है, कोई भी वार्ड हो सकता है वो। ठीक है, इसके बाद जब हम आगे समझेंगे, धारा 16 जो है विलोपित कर दिया गया है। धारा 17 सरपंच और उप सरपंच का निर्वाचन की व्यवस्था किस तरीके से होगी, इसके बारे में धारा 17 में डिटेल से बताया गया है। धारा 17 ये कहता है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सरपंच और एक उप सरपंच होगा, यानी एक ग्राम पंचायत में एक सरपंच होगा और एक उप सरपंच होगा। ठीक है, क्लियर है। कोई भी व्यक्ति पंच के रूप में अगर चुने जाने के लिए अर्हित है तो उप सरपंच और सरपंच के लिए चुने जाने के लिए भी क्या होगा, क्वालिफाई होगा वो, यानी अर्हित होगा। ठीक है, लेकिन कोई भी एक व्यक्ति किन शर्तों के आधार पर पंच का चुनाव नहीं लड़ सकता, आगे धारा 17 में बताया गया है कि पंच का चुनाव वो उन स्थितियों नहीं लड़ सकता है जब पहला बिंदु ऑलरेडी वो संसद के किसी सदन का सदस्य है, यानी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है तो पंच के रूप में चुनाव नहीं लड़ सकता। विधानसभा का सदस्य है यानी विधायक है तो उन परिस्थितियों में भी वो पंच के रूप में चुनाव नहीं लड़ सकता। किसी सहकारी सोसाइटी का सभापति या उपसभापति है, ठीक है, सहकारी सोसाइटी का सभापति या उपसभापति है तो उस अवस्था में भी वो पंच के चुनाव के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सामान्य शर्तें यहाँ पर अलग से दी भी गई हैं, जैसे कि उसकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए, पहला बिंदु। साक्षर होना चाहिए, साक्षरता की शर्तें यह है कि कोई व्यक्ति 7 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति, ध्यान से समझिए इस चीज को, 7 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति जो पढ़ सकता है और लिख सकता है वो साक्षर कहलाएगा। तो साक्षर होने की मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, साक्षर होना चाहिए। उसके बाद 21 साल का होना चाहिए मिनिमम एज, और निर्वाचक नामावली में, वोटर लिस्ट में उसका नाम अंकित होना चाहिए संबंधित किसी भी, मतलब उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत, है ना। ठीक है, चलिए इसके बाद यहीं पर इसी धारा में, धारा 17 में सरपंचों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, यानी अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, ओबीसी का महिला सीट जो होगी, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर हम रायगढ़ जनपद को ले सकते हैं। रायगढ़ जनपद में 81 ग्राम पंचायत हैं। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, आरक्षण किस तरीके से होता है। रायगढ़ एक जनपद है, रायगढ़ जिले के अंतर्गत 8 जनपद हैं, अब उसमें से रायगढ़ भी एक जनपद है। तो रायगढ़ जनपद के अंतर्गत 81 ग्राम पंचायत आएंगे, और जो 81 ग्राम पंचायत आएंगे तो उस 81 ग्राम पंचायत की जो जनसंख्या होगी, उसी जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या जो होगी, उसी के रेशियो में सरपंचों के लिए एसटी एससी, महिला ओबीसी आदि का जो सीट रिजर्व होगा। यानी उदाहरण के तौर पर हम ये मान के चलते हैं कि इस 81 ग्राम पंचायत की जनसंख्या 100 है, और उस 100 में अगर हम ये मान लेते हैं कि जो 20% सीट, 100 जनसंख्या है तो 20 लोग उसमें एसटी रहते हैं, इस पूरे जनपद में, 81 जनपद में, है ना। मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर कि अगर रायगढ़ जनपद की जनसंख्या 1.5 लाख है उदाहरण, या 1 लाख है, तो उस 1 लाख में अगर 20,000 लोग
एसटी कैटेगरी का निवास करते हैं, यानी जनसंख्या वहां की 20,000 एसटी है। हम मान लेते हैं कि 20,000 जनसंख्या 1 लाख में से एससी है, और 20,000 जनसंख्या जो है, ध्यान रखिएगा, क्या है, ओबीसी है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में यहां पे आपको समझना है कि अब जाहिर सी बात है कि अगर 81 ठो ग्राम पंचायत है तो 81 ठो क्या होंगे, सरपंच होंगे। तो उस 81 सरपंच में से कौन सा सरपंच कितने एसटी के होंगे, कितने एससी के होंगे, कितने महिला सरपंच होंगे, इन सब के बारे में समझना है आपको। तो हमने क्या समझना है कि 20% सीट रिजर्व हो जाएगा एसटी के लिए, 20% सीट रिजर्व हो जाएगा एससी के लिए, ठीक है, और ओबीसी के लिए क्या हो जाएगा, 20%। वो आरक्षण का जो नियम हमने पहले पढ़ा है पिछली कक्षा में, वो आरक्षण का नियम वही लगेगा, यानी 20%, 50% जनसंख्या से अगर अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या कम है तो ओबीसी के लिए 25% रिजर्व होगा। वो जो पहला वाला जो नियम है यहां भी वही लागू होगा, इस बात को आपको समझना पड़ेगा ना। तो अपन 20% सीट का मतलब ये मान के चलिए कि, अब मैं समझाने के लिए आपको ये मान लेता हूं कि 80 ठो हमारे पास क्या है, इसी कैलकुलेशन हो गया, इसलिए ग्राम पंचायत है तो 80 सरपंच होंगे। तो 20% सीट जो है रिजर्व हो जाएगा एसटी के लिए, तो 8 दूनी 16, 16 सीट रिजर्व हो जाएगा किसके लिए, एसटी के लिए। यानी 80 ठो सरपंचों में से 16 ठो सरपंच जो होंगे कैसे होंगे, वो एसटी कैटेगरी के होंगे। अब आपको पता है कि महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है हमारे यहाँ, तो उसकी आधी जो सीट होगी वो महिलाओं के लिए होगी, तो 8 महिला होंगे, एसटी महिला होंगे। उसके बाद फिर 20 सीट एससी के लिए है, तो यहाँ भी 16 सीट हो जाएगा, और यहाँ भी 8 महिलाएं होंगी। और उसके बाद फिर जो 20 और 20 40 हो रहा है, यानी 50% से कम है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि 25% सीट रिजर्व हो जाएगा। तो 100 का 25% 25 हो जाएगा, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। तो इस बात को आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा कि अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी और महिला के लिए जो आरक्षण का जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर कैसा है, जनसंख्या के अनुपात में होगा। लेकिन वो जनसंख्या का अनुपात कैसा होगा, जनपद से लिया जाएगा। जनपद का तात्पर्य आप समझना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सरपंच जिस ग्राम पंचायत का है उस ग्राम पंचायत की आप कुल जनसंख्या ले रहे हैं, ऐसा नहीं। जितने भी उस जनपद की जनसंख्या है, उस जनपद की जनसंख्या में जितना निवास अनुसूचित जाति का है, जितना निवास जनजाति का है, जितना निवास ओबीसी का है, उसी के आधार पर यहाँ पर आरक्षण होगा। इस बात को आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। अब इस प्रक्रिया को हम जैसे अगर आगे बढ़ाते हैं तो वही चीज आप ये भी समझ लीजिएगा, पंच के लिए ग्राम पंचायत की जनसंख्या ली जाती है, लेकिन सरपंच के लिए जनपद की जनसंख्या ली जाती है। जनपद सदस्य के लिए जनपद पंचायत की जनसंख्या ली जाती है, लेकिन जनपद अध्यक्ष है तो जिला पंचायत की जनसंख्या ली जाएगी। इसी तरीके से सभी का आरक्षण होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना। मैं आपको ऐसे समझा देता हूं, जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष है ना, इसी में आप ऐसा समझ सकते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष का कौन, अब चूंकि हमारे छत्तीसगढ़ में उदाहरण ले लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में भाई कितने जिले हैं, 33 जिले हैं, तो 33 जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे। तो इस 33 जिला पंचायत अध्यक्ष में कौन सा अध्यक्ष जो है, ठीक है, अनुसूचित जाति का होगा या जनजाति होगा, कैसे जानेंगे हम, तो पूरे राज्य की जनसंख्या को हम डिसाइड करेंगे, है ना। उदाहरण ले लेते हैं, पूरे राज्य में 30% जनसंख्या अगर मान लेते हैं कि एसटी के लिए है, तो 30% सीट जो है उनके लिए रिजर्व हो जाएगा, है ना। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अगर 30% है पूरे राज्य में, ठीक है, तो जितनी सीटें होंगी उसका 30%, तो 33 का 30% आप निकाल लेंगे यहाँ पे, है ना। तो 3 3 और 1 10, लगभग 10 सीट जो है रिजर्व होगा किसके लिए, एसटी के लिए। और इनका भी आरक्षण का जो रोटेशन वगैरह है, अभी मैं जैसे आपको पंचायत के लिए मैं समझाया हूं, वैसा दूसरे पदाधिकारी भी इसके लिए आगे धाराओं में क्लियर है कि उसका रोटेशन कौन करेगा, है ना। तो अभी आप केवल आरक्षण को समझिए कि अगर जिला पंचायत सदस्य का हमको आरक्षण निकालना है तो कुल जनसंख्या जिला पंचायत की ली जाएगी, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष का अगर आरक्षण निकालना है तो कुल जनसंख्या राज्य की ली जाएगी। पूरे राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या का परसेंटेज कितना होगा, उसी हिसाब से जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे, ठीक है, वो रिजर्व होगी उनकी सीट। चलिए उसके बाद थोड़ा सा और भी हम समझ लेते हैं। जैसे ही पंच और सरपंच का चुनाव
पूरा होता है तो उप सरपंच के निर्वाचन की व्यवस्था आरंभ की जाती है। पंच और सरपंच के चुनाव के तुरंत बाद उप सरपंच के निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी और उसके लिए तहसीलदार के निर्देशन में एक बैठक बुलाई जाएगी। बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को। तहसीलदार के निर्देशन में एक बैठक बुलाई जाएगी। अगर सरपंच जनरल कैटेगरी का है तो ऐसी स्थिति में उप सरपंच जो है अनुसूचित जाति, जनजाति या ओबीसी कैटेगरी का ही होगा। ये पहली बैठक ध्यान रखिएगा नहीं है, पहले चुना जाएगा, पहले उप सरपंच का चुनाव होगा। अभी हमने सरपंच का चुनाव किया है और पंचों का चुनाव किया है, तो उन्हीं आप जिस ग्राम पंचायत में जितने भी ध्यान रखिएगा, एक ग्राम पंचायत है उसमें 20 वार्ड हैं, यानी 20 पंच होंगे और एक सरपंच होगा, तो पूरा 21 गिना जाएगा वोटिंग होगी तो। ठीक है, अब उस 20 पंचों में से एक व्यक्ति उप सरपंच बनेगा। मान लिया जाए कि 2 लोग खड़े हुए चुनाव में, अब वोटिंग होगी तो आप 20 के 20 वार्ड यानी पंच और एक सरपंच, इतने लोग वोट देंगे। सरपंच भी वोट करता है, इस बात को भी आपको समझना है। उसमें से ज्यादा वोट जिसको मिलेगा उप सरपंच के रूप में क्या होगा, निर्वाचित हो जाएगा। तो अगर सरपंच जनरल कैटेगरी का है तो उप सरपंच एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी का होना अनिवार्य है। सरपंच एसटी एससी या ओबीसी कैटेगरी का है तो वो कोई भी हो सकता है जनरल कैटेगरी से चुनाव होगा, कोई भी लड़ सकता है, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पंचों के लिए जो रोटेशन होगा बहुत ध्यान से समझिएगा। पंचों का रोटेशन जो होगा 10 साल के लिए होगा, सरपंच रोटेशन 5 साल के लिए होगा। यानी एक बार कोई सीट रिजर्व हो गई तो 10 साल तक स्थिर रहेगी। अगर पंच की सीट है तो, सरपंच की सीट है तो 5 साल में बदल जाएगी। ठीक है, महिला सरपंच है तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, 10 साल में बदलेगी। इस बात को भी आपको समझना है। महिला सरपंच है तो 10 साल के लिए रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पर कोई महिला सरपंच के लिए सीट रिजर्व हो गया तो 5 के लिए नहीं होगा, 10 के लिए होगा। 10 के बाद लॉटरी निकाली जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये कक्षा आपको समझ में आई होगी। अगली जो कक्षा होगी उस कक्षा में हम आगे धारा 18 के बारे में वृहद चर्चा करेंगे। बहिर्गामी सरपंच वगैरह बारे में हम पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा।